मैं आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय घसो जींद, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी कक्षा का अध्याय 9 है। इसे हम इंग्लिश में डाटा हैंडलिंग कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि आप डाटा को किस प्रकार से हैंडल करते हैं, ये हमें सीखना है। देखिए, हम आंकड़ों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत बार करते हैं। जब भी आप बाज़ार में जाते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी हैं, तो आप लिस्ट लेकर जाते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में खरीदनी है। ये आपका आंकड़ों का प्रयोग है। और आज का जो हमारा विषय है, आंकड़ों का प्रबंधन, वो हमारे दैनिक जीवन से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। आपको सिर्फ अपने आप को उससे जोड़कर या कोरिलेट करके देखना है। सबसे पहले आंकड़े किसे कहते हैं? आंकड़े या डाटा संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। आपने अपनी कक्षा के अटेंडेंस रजिस्टर यानी दैनिक हाजिरी रजिस्टर को अवश्य देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि उसमें बच्चे की कौन कौन सी सूचना दर्ज होती है? उसमें रोल नंबर, बच्चे का नाम, पिता का नाम, बच्चे की कैटेगरी, बैंक अकाउंट नंबर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, पता। यहाँ जो SRN लिखा गया है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, बच्चे को जब एडमिशन लेना हो या उसे एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाना हो, तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। क्या इनके अतिरिक्त भी कोई और सूचना रजिस्टर में दर्ज होती है? इनके अतिरिक्त बच्चे का दाखला नंबर यानी एडमिशन नंबर, जन्मतिथि, आधार नंबर, एनरोलमेंट नंबर, महीने में बच्चे की उपस्थिति, बच्चे की माता का नाम इत्यादि की जानकारी रजिस्टर में दर्ज होती है। जब भी विद्यालय के मुखिया द्वारा या विभाग द्वारा बच्चे की कोई जानकारी शिक्षक को देनी होती है, तो वो अपने इकट्ठे किए हुए आंकड़ों से बड़ी आसानी से जानकारी दे सकता है। यदि हमारे पास कक्षा में एक ही नाम के अधिक बच्चे हों या दो बच्चों के माता पिता के नाम भी एक जैसे हों, तो हम उन्हें किस प्रकार अलग करेंगे कि उनकी जानकारी गलत ना हो? उसके लिए हम रोल नंबर देते हैं। तो आप देखिए कि एक अध्यापक किस प्रकार से इतनी सारी सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से अपने रजिस्टर में दर्ज करता है। उसके बाद बताइए, क्या आपने कभी क्रिकेट मैच का स्कोर बोर्ड देखा है? कुछ विद्यार्थियों ने स्टेडियम में देखा होगा और कुछ विद्यार्थियों ने टीवी पर इसे देखा होगा। उसमें हमारे पास गेंदबाजों के लिए इस प्रकार की सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं। हमारे पास यहाँ 4 गेंदबाज हैं, A, B, C और D, जिन्होंने 10-10 ओवर फेंके। उसके बाद मेडन ओवर, दिए गए रन और लिए गए विकेटों को दर्शाया गया है। किस गेंदबाज ने कितने रन दिए,
कितने विकेट लिए और कितने मेडन ओवर फेंके। यदि बल्लेबाजों की बात करें तो इस प्रकार का स्कोर दिखाई देता है। हमारे पास 4 बल्लेबाज हैं, ई, एफ, जी और एच। किस बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, उन रनों के लिए कितनी गेंदें खेली और कितने समय में उन रनों को बनाया। आप देख सकते हैं कि इस मैच का जो स्कोर बोर्ड है हमें बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। स्कोर बोर्ड से हमें केवल हार जीत की सूचना नहीं मिलती, बल्कि और भी उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया और कितनी गेंदों का सामना किया। सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी ने कितने ओवर फेंके और कितने रन दिए। यदि हमारे पास इन आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो हमें बहुत सी सूचनाएं मिलती हैं। हम एक एक्टिविटी के माध्यम से देखते हैं कि आंकड़ों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। किसी कक्षा के विद्यार्थी एक पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक ने विद्यार्थियों से 4 फलों केला, सेब, संतरा या अमरूद में से एक फल चुनने को कहा। इसकी सूची बनाने का काम उमा को सौंपा गया। उसने सभी बच्चों की एक सूची बनाई और प्रत्येक नाम के सामने उसके द्वारा चुना हुआ फल लिख दिया, ताकि यह सूची बच्चों की पसंद के अनुसार उन्हें फल देने में शिक्षक की सहायता कर सके। ये हमारी स्थिति 1 है, जिसमें बच्चों का नाम और उनके सामने उनके द्वारा चुना हुआ फल लिखा गया है। प्रीति ने केले को चुना है, अमर ने सेब, फातिमा ने अमरूद, अमिता ने संतरा, राघव ने सेब, रमन ने केला, राधा ने संतरा, फरीदा ने अमरूद, अनुराधा ने केला, रति ने केला और इसी प्रकार अन्य बच्चों के नामों के सामने उनके द्वारा चुने हुए फल लिखे गए हैं। शिक्षक को प्रत्येक बच्चे के नाम के सामने फल को देखकर पहले एक फल की फिर दूसरे फल की गिनती ना करनी पड़े, उमा ने सिर्फ फलों के नामों की सूची बनाई। उसने बच्चों के नामों के सामने लिखे हुए फलों को लिया और इस प्रकार उसने सूची बनाई। आप देख सकते हैं कि इससे शिक्षक को पता लगाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी कि उसे किस प्रकार के कितने फल चाहिए। लेकिन क्या आप इसका कोई और तरीका भी सोच सकते हैं। दूसरी स्थिति में सलमा के मन में एक और विचार आया। उसने फर्श पर 4 वर्ग बनाकर उनके सामने एक एक फल के नाम लिख दिए और बच्चों को उनकी पसंद वाले फल के वर्ग में कंकड़ रखने को कहा। 4 वर्ग बनाने के बाद उनके सामने एक एक फल के नाम लिखे गए हैं। उसके बाद बच्चों द्वारा कंकड़ रखे गए। केले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। संतरे में 1, 2, 3। सेब में 1, 2, 3, 4, 5। अमरूद में 1, 2, 3, 4। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कंकड़ गिनकर
आसानी से बताया जा सकता है कि प्रत्येक प्रकार के कितने फलों की आवश्यकता है। यह स्थिति एक से बेहतर तरीका है कि जिससे सूचना आसानी से मिल सकती है। क्या आप इसका अन्य कोई तरीका सोच सकते हैं? भावना ने कहा, हम कंकड़ की बजाय कागज पर निशान या चिन्ह लगा सकते हैं। और उसने स्थिति 3 को इस प्रकार प्रदर्शित किया। सबसे पहले उसने चारों फलों के नाम लिखे और जिन जिन बच्चों ने उन फलों को चुना उन बच्चों के लिए एक एक चिन्ह उसने लगा दिया। और उसके बाद चिन्हों को गिनने के बाद बताया, केला 8 विद्यार्थियों ने, सेब 3 विद्यार्थियों ने, संतरा 5 विद्यार्थियों ने और अमरूद को 4 विद्यार्थियों ने चुना है। आप देख सकते हैं तीनों स्थितियों में तीसरी स्थिति में प्रदर्शन आंकड़ों के लिए सबसे बेहतर था। इसे हम कुछ और उदाहरणों की सहायता से करेंगे। उससे पहले मिलान चिन्ह हम सीखेंगे। अभी जो भावना ने चिन्हों का प्रयोग किया उसकी जगह हम मिलान चिन्हों का प्रयोग करेंगे, जिन्हें हम टैली मार्क्स कहते हैं। हमें कोई भी संख्या प्रदर्शित करने के लिए चिन्ह बनाने हैं। 1 के लिए एक सीधा डंडा, 2 के लिए 2 सीधे डंडे, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 और 5 के लिए 4 डंडों में एक तिरछा डंडा लगाना है, जो पहले डंडे के ऊपरी सिरे से चौथे डंडे के निचले सिरे की तरफ जाएगा। और संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 को इस प्रकार दर्शाना है। 6 के लिए 5 का चिन्ह, उसके बाद एक डंडा, 7 के लिए 5 के चिन्ह के बाद 2 डंडे, 8 के लिए 5 के चिन्ह के बाद 3 डंडे, 9 के लिए 5 के चिन्ह के बाद 4 डंडे और 10 के लिए 2 5 के चिन्ह। इससे अधिक आवश्यकता के अनुसार हम इसी प्रकार आगे अपने मिलान चिन्हों को लगाते रहेंगे। अब देखते हैं कि इन मिलान चिन्हों का उपयोग करके किस प्रकार हम सारणी बनाएंगे। हमारे पास उदाहरण दिया गया है। एकता से उसकी कक्षा 6 के जूतों के माप के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहा गया। उसने नीचे दर्शाए अनुसार अपने आंकड़े लिखे। उसने सभी बच्चों के जूतों के नंबर लिख लिए और उसे जावेद निम्नलिखित सूचना जानना चाहता था। अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप और न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप। क्या आप इस सूचना को ज्ञात कर सकते हैं? इसके लिए हम मिलान चिन्ह का उपयोग करके सारणी बनाएंगे, जिससे इन सूचनाओं का उत्तर देना बहुत आसान होगा। सबसे पहले जूतों का माप लेंगे, उसके बाद मिलान चिन्ह और अंत में विद्यार्थियों की संख्या। एकता द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों में सबसे पहले 5 नंबर है। तो हम जूतों के माप अगर देखेंगे 4, 5, 6, 7 और 8 हैं, तो हम जूतों के माप में 4, 5, 6, 7 और 8 को पहले लिखेंगे। उसके बाद पहले आंकड़े से हम शुरू करेंगे जो 5 है, उसको 5 माप के सामने मिलान चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। उसके बाद 4, 7, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 6, 5, 4,
अब हमारे पास 5 में 4 की बजाय 5 का निशान लगेगा। उसके बाद 6 में भी 4 डंडों के बजाय 5 का निशान। 8, 7, 4, 6, 5, 6, 4, 6, 5, 7, 6, 7, 5, 7, 6, 4, 8 और 7। हमने इन पर सर्कल के निशान इसलिए लगाए हैं ताकि कोई भी आंकड़ा छूट ना जाए। ये सब निशान लगाने के बाद देखिए, जूतों का जो माप 4 है उसमें विद्यार्थियों की संख्या मिलान चिन्ह से गिनने के बाद हमें 5 प्राप्त हुई। माप 5 में 8, 6 में 10, 7 में 7, 8 में 2। इस आंकड़ों के हमारे जो सारणी के द्वारा हम जावेद की सूचना का उत्तर दे सकते हैं। उसने पहली सूचना जो जाननी चाहिए थी वो थी अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूतों का नाप। सारणी में सबसे अधिक विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास 10 है, जिनका माप 6 था। इसीलिए हम जावेद की सूचना का जो उत्तर देंगे वो पहली सूचना का उत्तर 6 होगा। दूसरी सूचना थी न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप। विद्यार्थियों की संख्या में जब आप देखेंगे तो सबसे कम संख्या 2 है और उनके सामने जूतों का माप 8 है। दूसरी सूचना का उत्तर 8 होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, गणित के एक टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। हमारे पास अंक दिए हुए हैं और हमें उन्हें मिलान चिन्ह का प्रयोग करके सारणी के रूप में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले तो आप अंकों को इस प्रकार लिखिए कि सारणी बनाते हुए कोई भी अंक हमारा छूट ना जाए। अंक अधिक होने के कारण ऐसा हो सकता है, इसीलिए आप उनको थोड़ा खुला खुला लिखेंगे ताकि सभी अंक हमारे पास सही ढंग से लिखे जाएं। उसके बाद हमें जिस प्रश्न का जवाब देना है, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए और कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। सबसे पहले हम एक सारणी लेंगे जिसमें अंक, मिलान चिन्ह और विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाना है। हमारे पास अंक देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन अंकों को लिया गया है और मिलान चिन्ह के लिए हम सबसे पहले आंकड़ों में से सबसे पहला अंक लेंगे जो 8 है और 8 के सामने उसका निशान लगा देंगे। उसके बाद 1 के सामने निशान, 3 के लिए 3 के सामने, 7 के लिए 7 के सामने, 6, 5, 5, 4, 4, 2, 4, 9, 5, 3, 7, 1, 6, 5, 2, 7, 7, 3, 8, 4, 2, 8, 9, 5, 8,
6 7 4 5 6 9 6 4 4 6 और 6। इस प्रकार मिलान चिन्ह लगाने के बाद हम विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे जो हमें मिलान चिन्ह से प्राप्त होगी। अंक 1 में हमें 2 मिलान चिन्ह मिले हैं, विद्यार्थियों की संख्या 2 होगी। अंक 2 के सामने गिनेंगे तो 3 डंडे हैं, तो 3 विद्यार्थी हुए। अंक 3 में 3, 4 में 7, 5 में 6, 6 में 7, 7 में 5, 8 में 4 और 9 में 3। विद्यार्थियों की संख्या लिखने के बाद हमसे जो प्रश्न पूछे गए थे हम उनका उत्तर प्राप्त करेंगे। कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए? आप देखेंगे कि 7 के सामने 5 विद्यार्थी हैं, 8 के सामने 4 और 9 के सामने 3। तो 7 या उससे अधिक अंक के लिए हम 7, 8 और 9 तीनों अंकों के विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ेंगे। तो हमारी जो पहली सूचना है या पहला प्रश्न है उसका उत्तर हमारे पास 5 + 4 + 3 बराबर 12 विद्यार्थी होगा। दूसरे प्रश्न में देखिए कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए? अंक 1, 2 और 3 लेने वाले विद्यार्थी 4 से कम अंक लेने वाले होंगे। इन सभी का योग हमें करना पड़ेगा। तो बी भाग में हमें 2 + 3 + 3 यानी कि 8 विद्यार्थी लेने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद दी हुई है जो कि इस प्रकार है और इसके आधार पर हमें प्रश्न दिया गया है, मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई? पहले हमें सारणी बनानी है और उसके बाद सारणी के आधार पर प्रश्न का जवाब देना है। हम एक सारणी लेंगे जिसमें मिठाई, मिलान चिन्ह और विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाएंगे। हमारे पास 4 प्रकार की मिठाई है, लड्डू, बर्फी, जलेबी और रसगुल्ला। हम पहली मिठाई से शुरू करेंगे। लड्डू हमारे पास है, उसमें एक निशान लगाएंगे। बर्फी के लिए बर्फी के सामने मिलान चिन्ह, फिर लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, लड्डू। अब हमारे पास 5 हो गए, 5 का चिन्ह लगेगा। जलेबी, जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी। अब हमारे पास 5 का चिन्ह, लड्डू, रसगुल्ला, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, रसगुल्ला, जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू और लड्डू। आपको ये ध्यान रखना है कोई भी नाम छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए आप उन पर कोई भी छोटा चिन्ह लगा सकते हैं। मिलान चिन्ह के बाद इनके आधार पर हम विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। लड्डू में हमारे पास 5-5 के 2 चिन्ह और 1 डंडा, यानी कि हमारे पास 11 है। बर्फी में 3, जलेबी में 5 और 2 7, रसगुल्ले में 5 और 4 9। आप विद्यार्थियों की संख्या का योग करके भी देख सकते हैं।
11 जमा 3 जमा 7 जमा 9 30 होगा। आप इस प्रकार उनका योग चेक कर लें, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। अब हम प्रश्न का जवाब देंगे। कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई? सबसे अधिक विद्यार्थियों की संख्या 11 है और उसके सामने लड्डू है, तो आप कहेंगे कि लड्डू विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक पसंद किया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैथरीन ने एक पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार से लिखा। पासा हमारी सांप सीढ़ी की खेलने की गोटी है, जिसे हम डाइस बोलते हैं। 40 बार उछालने पर उसे इस प्रकार से अंक मिले 1 3 5 6 6 3 5 4 1 6 2 5 3 4 6 1 5 5 6 1 1 2 2 3 5 2 4 5 5 6 5 1 6 2 3 5 2 4 1 और 5। आपने देखा भी होगा कि डाइस पर हमारे 1 से 6 तक के अंक होते हैं और आपने इसे खेला भी होगा। अब 40 बार उछालने पर कैथरीन को जो अंक मिले वो आपको दर्शाए गए हैं। इसके जो प्रश्न हैं जिनका हमें जवाब देना है, सबसे पहले हमें सारणी बनानी है और आंकड़ों का मिलान चिन्ह का प्रयोग करना है। न्यूनतम बार आने वाली संख्या को लिखना है, अधिकतम बार आने वाली संख्या को और समान बार आने वाली संख्या को लिखना है। सबसे पहले हम सारणी के लिए टेबल बनाएंगे और संख्या देखिए, आपके पास जो जो संख्याएं आई हैं वो हैं 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद हम पहले की तरह मिलान चिन्ह का निशान लगाएंगे। सबसे पहले अंक से शुरू करेंगे, 1 से। 1 में लिखा, 3 के लिए 3 में, 5 6 6 3 5 4 1 6 2 5 3 4 6 1 5 5 6 1 1 2, उसके बाद 2 3 5 2 4 5 5 6 5 1 6 2 3 5 2 4 1 और 5। मिलान चिन्ह लिखने के बाद हम देखेंगे कौन सा अंक कितनी बार आया है। 1 जो है हमारा 5 और 2 7 बार आया है। 2 हमारा 6 बार, 3 5 बार, 4 4 बार, 5 11 बार और 6 7 बार। इस प्रकार आप आसानी से आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके लिए आपको मिलान चिन्ह की जानकारी होनी चाहिए
और उसके बाद आप उनकी कौन सा अंक कितनी बार आया उसको लिखेंगे। अब हम हमारे प्रश्नों के जवाब देंगे। सबसे पहला प्रश्न, न्यूनतम बार आने वाली संख्या। आप देखेंगे कि सबसे कम बार हमारी जो अंकों की संख्या है वो 4 आई है और वो संख्या 4 है। कितनी बार में देखा आपने कौन सा अंक कितनी बार आया? 4 बार जो आया वो संख्या 4 है, इसलिए इसका उत्तर 4 होगा। अधिकतम बार आने वाली संख्या हमें लिखनी है। सबसे अधिक बार हमारे पास 11 है और वो संख्या 5 है, तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या का उत्तर होगा 5। उसके बाद समान बार आने वाली संख्या, हमारे पास 7 बार 2 संख्याएं आई हैं और वो संख्याएं हमारी 1 और 6 हैं, वो समान बार आई हैं। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले आंकड़ों के बारे में जाना, आंकड़े किसे कहते हैं। उसके बाद आंकड़ों का संगठन यानी आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से लगाना। उसके बाद हमने मिलान चिन्ह के बारे में जाना और मिलान चिन्हों का उपयोग करके सारणी बनाना सीखा। आशा है आप सभी को हमारी चैप्टर 9 की जो सूचना दी गई है वो समझ आई होगी और आप अच्छे से इसे कर सकते हैं। धन्यवाद।